गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे संस्कृतियों में टकराव, यानी कुछ व्यापारिक मार्गों के द्वारा एक देश के नागरिक दूसरे देश में गए, वहां उन्होंने वहां की संस्कृति को समझा, बोली भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, ये सभी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे अपन एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के संपर्क में आते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं तो बात करते हैं कॉर्टेज और एग्जेट लोग। कॉर्टेज एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सैनिक शक्ति के बल पर अन्य दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करता था। कॉर्टेज और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता है, यानी इन्हें क्या कहा जा सकता है? कॉर्टेज और उसके जो सैनिक थे, इन्हें कहा जाता था कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता था, यानी कॉर्टेज और उसके सैनिकों को सम्मिलित रूप से कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता था। मैक्सिको को रोकते हुए उसे चुटकियों में इनके द्वारा जीत लिया गया था, यानी उस पर अधिकार कर लिया। और 1519 में कॉर्टेज क्यूबा से मैक्सिको आया, जहां उसने टाटा नेक, यानी क्यूबा कॉर्टेज कहां से? क्यूबा से मैक्सिको गया, और जहां उसने टाटा नेक समुदाय से दोस्ती कर ली थी। यहाँ एक समुदाय था जिसका नाम था टॉटनेक, एक समुदाय था। इससे इसकी क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। और टॉटनेक लोग एग्जेट शासन से अलग होना चाहते थे, यानी इस शासन जहां शासन था एज़टेक का, तो उनसे वो अलग होना चाहते थे क्योंकि उससे वो दुखी थे। एज़टेक शासक मेटाजुआ से कॉर्टेज से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भी भेजा था। एज़टेक का एक शासक था, एज़टेक का शासक का नाम क्या था? मेटाजुआ, कुछ ऐसे ही नाम है, मेटाजुआ इसका नाम था, जिसके द्वारा यानी इससे कॉर्टेज से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा, और उससे वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता उसके बारूद और घोड़े के प्रयोग में देखकर घबरा गया। मेटाजुआ को यह भी पक्का विश्वास हो गया कि कॉर्टेज सचमुच किसी निर्वाचित देवता का अवतार है, यानी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो उसे किस रूप में देखा गया, यानी एक तरह से जिसको शासक के रूप में भेजा है, ईश्वर के रूप में, वह अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। वहीं स्पेनी सैनिकों ने टेनोक्टिलान पर हमला कर दिया, यानी स्पेनी जो सैनिक थे, यानी कैरेटोस की जो सेना थी, उन्होंने स्पेनी जो सैनिक थे उसने टेनोक्टिलान पर हमला कर दिया। और टेनोक्टिलान खूंखार लड़ाकू थे जिन्होंने जबरदस्त इनका प्रतिरोध किया था कॉर्टेज की सेना। इसके बाद में उनके द्वारा समर्पण कर दिया गया, लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं कर पाए, और स्पेनी सैनिकों ने क्रूरता पूर्वक उनका सबका सफाया कर दिया। फिर वे टेनोक्टिलान की ओर बढ़ते गए, जहां उन्हें 8 नवंबर 1519 में पहुंच गए थे, यानी वो कहा 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए, जिसमें स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिलान के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए, यानी उनके द्वारा इस आक्रमण को देखकर वो पूरी तरह से वहां के जो लोग थे वो हक्के बक्के हो गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था, यानी उनका जो शहर था मैड्रिड स्पेन का, उससे 5 गुना बना था। मैड्रिड कौन सा शहर था? स्पेन का शहर था।
मैड्रिड। इससे यानी एक तरह से 5 गुना शहर इनका था और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेलिनी से 2 गुना बड़ी थी, यानी 1 लाख इनकी आबादी थी। वहीं मोंटेजुमा ने कॉर्टेज का हार्दिक स्वागत किया। जो ये शासक था जिसने कॉर्टेज का हार्दिक स्वागत, क्योंकि ये शक्तिशाली था कॉर्टेज, तो इस हिसाब से इसका स्वागत किया गया। एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, यानी उनको स्वागत। और जहां जो एज़टेक का शासक था मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की पूरी तरह से वर्षा की, यानी भव्य स्वागत उनका किया गया। लेकिन टेनोच्टिट्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में एक आशंका थी कि एज़टेकों के एक वृत्तांत में स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार है, जैसा ऐसा लग रहा था कि मानो टेनोच्टिट्लान ने किसी दानव को शरण दे दी है, यानी उनके शासक के द्वारा किसको शरण दे दी है, यानी एक तरह से कहे किसी दानव को, क्योंकि दानव को किसको कहा गया है, यहाँ पे कॉर्टेज को कहा गया है। टेनोच्टिट्लान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, वे सब पागल हो गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया की आंतें ही बाहर निकल जा रही हो। लोग भयक्रांत हो गए थे, यानी इतने डरे हुए थे और भयक्रांत नींद में सो गए। एज़टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल नहीं थी, यानी वो भी गलत नहीं थी। कॉर्टेज ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर दिया था। यहाँ का जो सम्राट था एज़टेक का, उनको नजरबंद कर दिया। फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। वहीं स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न से कॉर्टेज ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमा स्थापित करवा दी। यहाँ ईसाई, क्योंकि ईसाई धर्म संप्रदाय से था कॉर्टेज। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवा दी गई, यानी एक तरह से जो एज़टेक का शासक था मोंटेजुमा, इससे यानी कॉर्टेज का एक समझौता होता है जिसमें यानी दोनों मंदिरों में एज़टेक के जो आध्यात्मिक देवता थे वही ईसाई दोनों की यानी प्रतिमा यहाँ पे लगवाई गई समझौते के आधार पर। इसी समय कॉर्टेज को अपने सहायक, इनका एक सहायक था एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से वह क्यूबा अपने शहर यहाँ चले गया। स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण, यानी उनके एक तरह से इतने लोभी थे और इतना लालच उनका बढ़ गया था, जिसके कारण आम जनता ने विद्रोह कॉर्टेज के खिलाफ कर दिया था। एल्वारेडो ने हुइजिलपोक्टली के बाद बसंत उत्सव, यानी एक तरह से बसंत पे उत्सव बनाया जाता है यहाँ पे, में कत्ल आम का हुक्म दे दिया वहां की जनता के। और जब 25 जून 1520 को कॉर्टेज वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा, यानी जनता का घोर संकट का सामना करना पड़ा। पुल तोड़ दिए गए, जनता ने विरोध किया उनका, जल मार्ग काट दिए गए, यानी जल से जो मार्ग थे, वहीं सड़कें बंद कर दी गई। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। कॉर्टेज और उसकी सेना कॉर्टेज को मजबूर होकर वापस वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि उसकी जनता ने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया। इसी समय रहस्य यानी अचानक ही परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो जाती है और एज़टेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही टेनोच्टिट्लान लोग मारे गए थे, यानी जो वहां के मूल निवासी थे। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से भी जाना जाता है। इतनी दर्दनाक भयानक अमानवीय घटना थी। कॉर्टेज को नवनिर्वाचित राजा क्वेटमॉक के विरुद्ध, यानी जो वहां का नवनिर्वाचित जो राजा था जिसका नाम था क्वेटमॉक, ये नवनिर्मित राजा था। जिसके द्वारा कॉर्टेज को नवनिर्मित राजा क्वेटमॉक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस टेनोच्टिट्लान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एज़टेक जो लोग थे वहां के
स्थानीय जो लोग थे उन्हें यूरोपीय लोगों के साथ आई जो बीमारी थी चेचक के प्रकोप से वो मर रहे थे। वहीं कॉर्टेज केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्लिटन में घुस आया और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अब शत्रुओं ने एज़टेक से बता दिया था कि उनका अंत दूर नहीं है और वे वास्तविकता को समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा और मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय इनको लगा। कॉर्टेज मैक्सिको में न्यू स्पेन यानी नया एक स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया था। यानी एक तरह से कहें कॉर्टेज मैक्सिको में न्यू स्पेन का एक तरह से नया स्पेन की बात कर सकते हैं का कैप्टन बन गया और उसे चार्ल्स पंचम जो वहां का राजा था द्वारा सम्मानों से विभूषित किया गया। मैक्सिको ने स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला और निकारागुआ व होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया था। ये प्रमुख शहर थे, प्रांत थे, इन पर भी इनका शासन स्थापित हो जाता है। पिजारो और इका लोग इनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। चलो पढ़ ही लेते हैं। पिजारो और इका लोग, पिजारो और इका लोग ये जाति थी, समुदाय था इका। कॉर्टेज के विपरीत पिजारो और गरीब और अनपढ़ था। यानी कह सकते हैं कॉर्टेज के विपरीत जो पिजारो गरीब और अनपढ़ था वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैविलियन द्वीप समूह में आया था एक व्यक्ति। उसने कहानियों में एका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। यानी ऐसी जिस प्रकार से भारत के बारे में भी कहा जाता था पहले कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इस तरह से ही यानी अपने आप में संपन्न देश था। और उसने प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए थे। यानी और इस बार जब वह अपनी यात्रा से घर स्पेन लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने से सफल हो गया था। यानी वो प्रशांत से महासागर जो था वहां से यानी समुद्री मार्ग के बाद जब वो स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया तो इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए, यानी जो एक तरह से कलाकृति है जिन्हें कहते हैं वो दिखाए। राजा के मन में लोग जाग उठा यानी सोने के प्रति, और उसने पिंजरे को ये वचन दे दिया कि अगर वह एका प्रदेश को जीत लेगा तो वह वहां का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाएगा। किसको? पिंजारे को। पिंजारो ने कॉर्टेज का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह देखकर शुद्ध हुआ कि इनका साम्राज्य की स्थिति वहां से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए 1532 में वहां अताहु आलपा ने एक गृह युद्ध के बाद एका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। एक व्यक्ति था एका अताहु आलपा, इसके द्वारा यानी यहां पर 1532 ईस्वी में एक गृह युद्ध यहां पर छिड़ गया और एका साम्राज्य की गोद यानी एका में जो राज्य था, प्रांत था, इसमें यानी इस बागडोर इसके हाथ में आ गई। अताहु आलपा यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ने के बाद तभी वहां की परिस्थितियों में पिजारो ने प्रवेश किया और उसने जाल बिछाकर राजा को एक तरह से बंदी बना लिया गया। वहां के राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भरा सोना फिरौती देने का प्रस्ताव इस पिजारो के सामने रख दिया। इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली होगी जितनी पिजारो को मिली, लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने भी जी भरकर लूट मार मचाई और लूट मार के बाद एका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता को देखते हुए 1534 में विद्रोह भड़क उठा। 2 साल तक ये चलता रहा है विद्रोह। इसके बाद जिसके दोनों दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के घाट उतर गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी और ऊपरी पेरू ये जो क्षेत्र थे, आज का बोलिविया जिसको जाना जाता है, आज का बोलिविया इनको कहा जाता है, पोटोसी और ऊपरी पेरू को
कि खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता इनको लग गया जगह तक, यानी एक तरह से खान थी यहाँ पर। तो इन खानों से चांदी के विशाल भंडारों का जब पता लगा लिया तो उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने एकाध लोगों को गुलाम बना लिया गया, यहाँ एक तरह से दास के रूप में उनको बना लिया गया और वो वहाँ पे खानों में काम करते और ज्यादा से ज्यादा लाभ इन लोगों को, वहाँ के जो स्थानीय लोगों को नहीं मिलता था, बल्कि इनको जैसे बात करते हैं पेजारो जैसे लोगों को मिलने लगा था। कैब्राल और ब्राजील, इसके बारे में अपन बात कल करेंगे।